किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। मैं राजेश कुमार, आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो उन सभी के लिए है जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख है जो परीक्षा के मनोविज्ञान पर बात करते हैं और इन सबको एक साथ पिरोने के लिए हम एक केस स्टडी देखेंगे। चलिए इसे रोहन की कहानी कहते हैं। ये कहानी उन होशियार छात्रों की है जो मतलब सब कुछ जानते हुए भी नतीजों में कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या गलतियां होती हैं, बल्कि हम उन गलतियों के पीछे की जो दिमागी वजह है उन्हें खोद कर निकालेंगे। हमारी कोशिश ये समझने की है कि ज्ञान और प्रदर्शन के बीच का ये फासला ये क्यों और कैसे पैदा होता है। तो चलिए रोहन की इस कहानी और इससे जुड़े मनोविज्ञान की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है परीक्षा हॉल से। रोहन को पेपर मिलता है, वो उसे पलटता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है अरे वाह, ये तो सब पढ़ा हुआ है, आज तो मैं पेपर जल्दी खत्म कर लूंगा। और यहीं से उसी आत्मविश्वास के पहले पल से ही गलतियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसकी पहली और सबसे आम गलती थी सवाल को नजरअंदाज करना। एक सीधा सा उदाहरण दिया गया है। सवाल था, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। रोहन जो तेजी में था, उसकी नजर उस गलत शब्द पर पड़ी ही नहीं, उसने बस पढ़ा कौन सा कथन है और जो उसे सबसे सही लगा उसे चुन लिया। कूफी है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ जल्दबाजी का मामला नहीं है। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक पैटर्न है। हमारा दिमाग देखिए, खासकर तनाव में ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है और शॉर्टकट लेता है। अच्छा। ज्यादातर परीक्षाओं में हमसे सही उत्तर पूछा जाता है तो हमारा दिमाग इसी पैटर्न का आदी हो जाता है। तो जब अचानक कोई नेगेटिव शब्द आता है, जैसे नहीं, गलत या सिवाय, तो हमारा दिमाग उसे अनदेखा कर सकता है क्योंकि वो बने बनाए रास्ते से हटना नहीं चाहता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारा दिमाग एक तरह से ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। बिल्कुल, और ये ऑटो पायलट बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि प्रश्न पढ़ते समय इन कीवर्ड्स को पेंसिल से रेखांकित यानी अंडरलाइन कर लिया जाए। अच्छा। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन ये आपके दिमाग को ऑटो पायलट से बाहर निकालकर एक सिग्नल देता है कि रुको, यहाँ कुछ अलग है, ध्यान दो। ये उस शॉर्टकट लेने की आदत को तोड़ता है। लेकिन क्या इसमें आत्मविश्वास की भी कोई भूमिका नहीं है? कहानी में बताया गया है कि रोहन अपने दोस्तों के बीच सबसे होशियार माना जाता था, तो उस पर एक अलग ही दबाव था कि वो टॉप करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मुझे सब आता है वाले भाव ने उसे सवाल को ध्यान से पढ़ना जरूरी नहीं समझने दिया? आपने बहुत सही नस पकड़ी है। ये आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच की एक बहुत महीन रेखा है। आत्मविश्वास आपको शांत रखता है, लेकिन अति आत्मविश्वास आपको लापरवाह बना देता है। जब आपको लगता है कि आप विषय के विशेषज्ञ हैं, तो आप विवरणों पर ध्यान देना कम कर देते हैं। आप मानकर चलते हैं। हाँ, आप मानकर चलते हैं कि आप जानते हैं कि परीक्षक क्या पूछ रहा होगा, और यहीं पर गलत, केवल, हमेशा नहीं जैसे शब्द आपको धोखा दे जाते हैं। तो हाँ, ये पैटर्न रिकॉग्निशन और अति आत्मविश्वास का एक खतरनाक मिश्रण है। और यही छोटी सी लापरवाही पूरे सेक्शन का मिजाज बिगाड़ सकती है। अच्छा, आपने जो दिमागी पैटर्न की बात की, वो सिर्फ सवाल पढ़ने तक ही सीमित नहीं है, है ना? मैंने देखा है कि उत्तर लिखने में भी यही होता है, जो हमें रोहन की दूसरी गलती की तरफ ले जाता है, ये न समझना कि परीक्षक असल में चाहता क्या है। कहानी में एक और उदाहरण है। एक सवाल था, इस प्रक्रिया को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अब रोहन को जवाब तो पता था, लेकिन उसने क्या किया? किताब से रटा रटाया जवाब शब्द दर शब्द हूबहू लिख दिया। शायद उसे लगा कि किताबी भाषा ज्यादा एकेडमिक और प्रभावशाली लगेगी। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब एक परीक्षक अपने शब्दों में लिखने को कहता है, तो आपकी याददाश्त नहीं, आपकी समझ को परख रहा होता है। वो ये जानना चाहता है कि क्या आपने उस जानकारी को सिर्फ रटा है या उसे पचाया भी है। क्या आप उस जटिल विचार को सरल भाषा में व्यक्त कर सकते हैं? सही बात है। रटा रटाया जवाब लिखना असल में ये संकेत देता है कि आपकी समझ सतही हो सकती है। ये ज्ञान का नहीं, बल्कि जानकारी को दोहराने का प्रदर्शन है। और इसी से जुड़ा एक और उदाहरण था।
जहाँ साफ साफ लिखा था कि 2 कारण लिखिए, वहां रोहन ने 5 कारण लिख दिए। उसकी सोच थी कि ज्यादा लिखने से ज्यादा अंक मिलेंगे। शायद परीक्षक ये देखकर प्रभावित हो जाएंगे कि मुझे कितना कुछ आता है। ये भी उसी गलतफहमी से जुड़ा है। ये परीक्षा नहीं, असल जिंदगी में भी होता है। सोचिए, आपके बॉस ने आपसे मीटिंग के लिए 2 सबसे जरूरी मुद्दे पूछे और आपने उन्हें 10 मुद्दों की लिस्ट थमा दी। तो आप काबिल नहीं, कंफ्यूज्ड लगेंगे। बिल्कुल। 2 कारण पूछने का मतलब है कि परीक्षक आपकी प्राथमिकता तय करने की क्षमता को जांच रहा है। क्या आप 10 कारणों में से 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक कारण पहचान सकते हैं? 5 कारण लिखना यह दिखाता है कि आपको पता ही नहीं है कि सबसे जरूरी क्या है। आप बस अपनी सारी जानकारी वहां उड़ेल रहे हैं, इस उम्मीद में कि परीक्षक खुद ही उसमें से काम की चीज ढूंढ लेगा। ये तो बिल्कुल सोचने का नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब है कि कम लिखना ज्यादा असरदार हो सकता है, बशर्ते वो सटीक हो। ये सिर्फ परीक्षा में ही नहीं, असल जिंदगी के फैसलों में भी काम आता है ना, जहाँ हमें सबसे खराब विकल्पों को पहले हटाना पड़ता है। ये एक तरह की फिल्टरिंग की कला है। बिल्कुल सही। इसे सिग्नल बनाम शोर यानी सिग्नल वर्सेस नॉइज की समस्या कहते हैं। अच्छा, 2 कारण सिग्नल हैं और बाकी के 3 जो आपने लिखे वो शोर हैं। परीक्षक सिग्नल ढूंढ रहा है और आप उसे शोर में डुबो रहे हैं। और ये शोर पैदा करने की आदत हमें रोहन की तीसरी गलती में भी दिखती है, जो बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी एमसीक्यू से जुड़ी है। मुझे लगता है कि ये गलती बहुत से लोग करते हैं। एमसीक्यू सेक्शन में पहुंचकर रोहन कुछ सवालों में अटक गया। तब उसने अंदाजे का खेल शुरू कर दिया। उसके मन में आया, अक्सर बी या सी ही सही जवाब होता है, या काफी देर से ए नहीं आया तो यही होगा। और बस इसी तरह के पैटर्न के आधार पर उसने बिना विश्लेषण किए कुछ विकल्पों को चुन लिया। ये एक तरह का तुक्का था। ये एक बहुत ही आम मनोवैज्ञानिक जाल है। छात्रों के बीच ऐसी कई धारणाएं होती हैं और प्रश्न पत्र बनाने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। वो जानबूझकर विकल्पों को इस तरह से रखते हैं कि ऐसे तुक्के काम ना आए। अच्छा, यानी बीफ और भोलेनाथ वाली रणनीति अक्सर फेल हो जाती है। अंदाजा लगाने का यह तरीका सिर्फ किस्मत पर निर्भर करता है, तर्क पर नहीं। तो फिर सही तरीका क्या है? अगर जवाब नहीं पता तो क्या सवाल छोड़ देना ही बेहतर है? हमेशा नहीं, खासकर अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो। इसका एक वैज्ञानिक और तार्किक तरीका है जिसे एलिमिनेशन मेथड यानी गलत विकल्पों को हटाने की विधि कहते हैं। यह तुक्का लगाने से बहुत अलग है। इसमें आप उन विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको पक्का पता है कि गलत हैं। ओके। मान लीजिए 4 विकल्प हैं। अगर आप सिर्फ एक भी गलत विकल्प को पहचान कर हटा देते हैं तो आपके सही होने की संभावना 25% से बढ़कर 33% हो जाती है। अगर आप 2 गलत विकल्प हटा पाएं तो संभावना 50% हो जाती है। लेकिन एलिमिनेशन मेथड भी तो एक तरह का अंदाजा ही है, बस थोड़ा बेहतर। क्या ये हमेशा काम करता है? कई बार तो 2 विकल्प इतने करीब होते हैं कि एलिमिनेट करना नामुमकिन लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये हमेशा काम नहीं करता और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये अंधेरे में तीर चलाने से 1000 गुना बेहतर है। ये आपके अधूरे ज्ञान का तार्किक इस्तेमाल है। आप किस्मत के भरोसे नहीं हैं, आप संभावनाओं को अपने पक्ष में कर रहे हैं। और जहां 2 विकल्प बहुत करीब लगे, वहां यह भी एक संकेत है कि शायद आपको उस सवाल पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसे निशान लगाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल, ये भी रणनीति का हिस्सा है। ये जानना कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना है। ये बात तो सही है, कब पीछे हटना है, और यही हमें रोहन की कहानी की आखिरी और शायद सबसे बड़ी गलती की तरफ ले जाती है, जिसने उसके पूरे पेपर पर पानी फेर दिया। समय का कुप्रबंधन। कहानी के अनुसार रोहन ने पहले सेक्शन के सवालों में जो उसे अच्छे से आते थे, जरूरत से ज्यादा समय लगा दिया। वो अपने जवाबों को और बेहतर और सुंदर बनाने की कोशिश में लगा रहा। परफेक्शनिज्म। हाँ, शायद वो परफेक्शनिज्म का शिकार हो गया। नतीजा ये हुआ कि जब उसने घड़ी देखी तो समय बहुत कम बचा था। अंत के सवालों के लिए उसके पास वक्त ही नहीं था। घबराहट में उसके हाथ कांपने लगे और आखिरी कुछ सवाल या तो अधूरे रह गए या पूरी तरह छूट गए। एक क्लासिक मामला है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो कोई भी परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं है। सही है। ये आपकी रणनीति, आपके समय प्रबंधन और दबाव में प्रदर्शन करने की आपकी क्षमता का भी परीक्षण है। परीक्षा में ज्ञान आपकी मुद्रा यानी करेंसी है, लेकिन समय आपका बजट है। अगर आप अपना सारा बजट शुरुआती आसान चीजों पर खर्च कर देंगे तो अंत की जरूरी चीजों के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या परफेक्शनिज्म
यानी हर जवाब को उत्तम बनाने की चाहत भी एक जाल है। रोहन शायद अपने पहले जवाब को और बेहतर बनाने में इसीलिए लगा रहा क्योंकि उसे 100 में से 100 चाहिए थे। यह बहुत ही जरूरी मुद्दा है। परफेक्शनिज्म अक्सर ज्ञान का नहीं बल्कि असुरक्षा का संकेत होता है। आपको लगता है कि हर जवाब 100% परफेक्ट होना चाहिए? हाँ, लेकिन परीक्षा एक ट्रेड ऑफ का खेल है। 80% अच्छा जवाब देकर समय पर पेपर पूरा करना, एक 100% परफेक्ट जवाब पर अटक जाने और पेपर अधूरा छोड़ने से कहीं बेहतर है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि परीक्षा से पहले ही मॉक टेस्ट देकर ये अभ्यास किया जाए कि किस सेक्शन को कितना समय देना है। एक बार रणनीति बन जाए तो परीक्षा के दौरान उस पर टिके रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और यही रोहन के साथ हुआ। जब परिणाम आया तो अंक उम्मीद से बहुत कम थे। वो हैरान था, मुझे तो सब आता था, फिर नंबर क्यों कट गए? यहीं पर कहानी में एक सकारात्मक मोड़ आता है। जब रोहन ने अपनी कॉपी देखी तो उसके शिक्षक ने उसे बस एक लाइन कही जो उसके दिल में उतर गई। उन्होंने कहा, रोहन, तुमने उत्तर तो लिखे हैं पर सवाल नहीं सुने। क्या बात है। ये एक लाइन पूरी चर्चा का सार है। सवाल सुनना, इसका मतलब सिर्फ शब्दों को पढ़ना नहीं बल्कि उसके पीछे के इरादे को समझना, निर्देशों का पालन करना और परीक्षक की अपेक्षाओं को महसूस करना है। बिल्कुल। रोहन को अपनी सारी गलतियां एक पल में समझ में आ गईं। उसे एहसास हुआ कि वो जवाब देने की जल्दी में सवाल को ही नजरअंदाज कर रहा था। इस अनुभव के बाद रोहन ने अगली परीक्षा के लिए कुछ नियम बनाए। पहला, हर प्रश्न को 2 बार पढ़ना। दूसरा, नहीं, केवल, गलत जैसे शब्दों को रेखांकित करना। बिल्कुल। तीसरा, एमसीक्यू में एलिमिनेट करके ही जवाब देना। चौथा, परीक्षा शुरू होने से पहले ही हर सेक्शन के लिए समय को हिस्सों में बांटना। और पांचवा, ज्यादा लिखने की बजाय कम लेकिन सटीक लिखना। ये जो बदलाव रोहन ने किया, ये सिर्फ परीक्षा देने की तकनीक नहीं है, ये असल में मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये मात्रा से गुणवत्ता की ओर जाने जैसा है। ये जल्दबाजी से ध्यान की ओर जाने जैसा है। ये मैं क्या जानता हूं से हटकर मुझसे क्या पूछा गया है पर ध्यान केंद्रित करने जैसा है। सही। जब कोई छात्र ये समझ जाता है कि परीक्षा में हर शब्द, हर निर्देश का महत्व है, तो उसका प्रदर्शन अपने आप सुधर जाता है। और इसका नतीजा भी शानदार रहा। अगली परीक्षा में रोहन ने शायद पहले से कम लिखा, लेकिन जो भी लिखा वो बिल्कुल सटीक और सवाल के अनुरूप था। जब परिणाम आया तो इस बार रोहन का नाम टॉप करने वालों की लिस्ट में था। तो कुल मिलाकर रोहन की कहानी से ये समझ आता है कि परीक्षा की तैयारी का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं बल्कि खुद के दिमाग को परीक्षा के माहौल के लिए ट्रेन करना भी है। तो आज की इस चर्चा से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो ये है कि उत्तर लिखने की क्षमता से कहीं ज्यादा जरूरी है सवाल को सही ढंग से समझने की क्षमता। अगर आपने सवाल ही गलत समझ लिया तो आपका सारा ज्ञान और आपकी सारी मेहनत व्यर्थ जा सकती है। बिल्कुल, ज्ञान एक औजार की तरह है। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा औजार हो सकता है, लेकिन परीक्षा में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस औजार का इस्तेमाल कितनी कुशलता और सटीकता से करते हैं। सवाल पूछने वाला आपको एक खास काम करने के लिए कह रहा है और आपको बस वही काम करना है, न उससे कम न उससे ज्यादा। ये ध्यान और अनुशासन का खेल है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। अगर परीक्षा में सफलता ध्यान और रणनीति पर इतनी ज्यादा निर्भर करती है तो क्या हमारी शिक्षा प्रणाली वास्तव में हमारे ज्ञान का मूल्यांकन कर रही है